देखेंगे जो घटना चक्र जो दृष्टि की आई है, तो समसामयिक को देख लेंगे और इसमें हम लोग जो है वो नेशनल करंट को देखेंगे, राष्ट्रीय जितने भी करंट है उनको देखेंगे। और ये दृष्टि 2023 वाली है, आपका इसमें कवर किया गया है 1 मई 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। आज जितने भी जो राष्ट्रीय इश्यूज़ हैं तो उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। और इसमें क्या है कि आपका राष्ट्रीय जो है वो आपका चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसके अलावा वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है मेघालय से रिलेटेड, जो आप जान रहे हैं कि नॉर्थ स्टेट में जो है वो आपका चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, तो उसको देखेंगे। फिर से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को देखेंगे। तो ऑलरेडी मेरे वीडियो में आपका बहुत सारा चीज़ कवर किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी वीडियो भी रह गए हैं तो उसको मैं बनाने का कोशिश करती हूँ। तो आप एग्ज़ाम से पहले यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसको एक दिन बैठ कर के आप देख लीजिए, क्योंकि अब तो बहुत ही कम मिनिमम टाइम बच गया है, आपका सिर्फ एक दिन ही बच गया है। लेकिन आप चाहें तो राष्ट्रीय को ज़रूर देख करके जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। जो भी पॉइंट्स है राष्ट्रीय को देख लेते हैं आज, और अगर दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरा भी आज ही डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आपका जितने भी पॉइंट्स है इस पर कवर किया गया है। तो आपका इसमें देखेंगे देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं जो हुई हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र करना इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला जा रहा है। तो आपका जो एक पॉइंट है कि आम आदमी जो पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि एक चुनाव चिन्ह आदेश 1968 की बात की जा रही है। तो इसके तहत क्या है कि राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है। ठीक है, यानी जो भी विधानसभा और लोकसभा की जो मानदंड है उसको देखेंगे यहाँ पे। इसमें देखिएगा पहला पॉइंट क्या आपका बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के सभी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के 6% न्यूनतम मत प्राप्त हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त की हो। यानी यहाँ बात की जा रही है लोकसभा और विधानसभा की बात की जा रही है। तो न्यूनतम कितने किसी राजनीतिक दल को होने चाहिए, तो 4 राज्यों में जो है वो कुल वैध मतों का 6% होना चाहिए। टोटल राज्य कितने, तो 4, और मत कितने, तो मिनिमम 6% होने चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से आपका जो है वो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि लोकसभा के सभी आम दलों चुनावों में जितने भी उस दल ने कुल सीटों को न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। यानी लोकसभा की बात की रही है, किया जा रहा है कि आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों का न्यूनतम कितने प्रतिशत जीता हो, तो 2% विजय प्राप्त किया हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। यानी उस सदन में, जिस सदन में वो जीता है, तो एटलीस्ट कितने राज्यों में दल के प्रत्याशी निर्वाचित होना चाहिए, तो 3 राज्यों में न्यूनतम बात की जा रही है। वो 4 भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 3 होने ही चाहिए। आगे देखिए कि उस थर्ड पॉइंट आपको जो क्राइटेरिया पूरा करना है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका एटलीस्ट 4 राज्य या उससे ज़्यादा राज्यों में जो है वो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो अगर कोई भी इसमें लिखा भी है कि किसी एक शर्त को भी पूरा कर लेने पर राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में जो है वो मान्यता मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी यहाँ पे लिखे हुए कि आपका किसी भी एक राजनीतिक दल जो है किसी एक शर्त को भी पूरा कर लेता है, तो ये क्या है, वो राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ बात किया जा रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो है वो दर्जा प्रदान किया गया है। तो और अगला देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ पार्टियां जो हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI बोलते हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया।
उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 6 हो गई है। ठीक है, कितनी, तो 6 हो गई है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि आपका जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त जो चुनाव में कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत ये जीत लिया, तो ये 12.92% जो है वो आम आदमी पार्टी जीती। ठीक है, और ये टोटल कितनी गुजरात विधानसभा में सीटें, तो 182 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो 5 सीटें जो जीती गई वो आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 182 सीटें। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। और ये देखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है चुनाव आयोग और जितने भी नेशनल पार्टियां होती, तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम से इससे पहले रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से क्या बोला जा रहा है कि आपका एक प्रोग्राम है, इसमें बात किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड को पूरा कर लिया है। और उसी तरह से अब जो आम आदमी पार्टी है, तो देखिए कहाँ पे उसको जो है वो जीत चुका है। तो देखिए गुजरात में हो गया, आपका पंजाब हो गया, गोवा हो गया, और राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र दिल्ली है में पहले ही वो क्या हो चुका है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और अब तो गुजरात में भी जीत चुका है आम आदमी पार्टी। तो क्या है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये अब जितने भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया गया है। उसी तरह से देखिए अगला क्या बोल रहा है कि जो आपका चुनाव चिन्ह आरक्षण या आवंटन आदेश जिसे मिलता है 1968 के तहत राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। ठीक है, 1968 के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, तो दिल्ली को शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह जो है आम आदमी पार्टी का क्या है, तो झाड़ू है। उसी तरह से देख लीजिए कि अभी जो कितने वर्तमान में जो है वो आपका राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक पार्टी जो है वो देख लीजिए 6 है। तो कौन कौन से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको INC बोलते हैं। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि आपका भारतीय जनता पार्टी BJP, उसी तरह से BSP हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई। उसी तरह से आपका जो 4 नंबर की हो गई वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको M बोलते हैं, और CPIM। और अगला देखिए NPP जिसको लेटेस्ट ही मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी, और आपका आम आदमी पार्टी को तो मिला ही। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितने भी हैं वो 6 होगा। अभी देखिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है उसमें क्या बात की जा रही है, तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि आपका इसमें जितने भी कनेक्टिविटी जो छूट गए हैं, हमारे जनसंख्या जो चिटपुट जनसंख्या हो गई, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। यानी जो उत्तरी सीमा है भारत की, नॉर्दर्न बॉर्डर, उसको क्या किया जाए कि वो उसको कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, वहाँ की अच्छी सड़कें बनाई जाए, मतलब अशेष भारत से उसको जोड़े जाने का ये प्रोग्राम है जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कहा। ठीक है, और ये कब के बजट में कहा गया था, तो 22-23 की बजट में कहा गया था। जो अवसर विकास के लाभों से वंचित रह गए थे उनको जोड़ने की बात की जा रही है, यानी उनको भी मौका दिया जाए। इसमें देखिए क्या आगे बात की जा रही है, तो इसमें बोल रहा है कि स्मरणीय तथ्य में बोल रहा है कि गृह मंत्री जो है हमारी 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। ठीक है, और उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो ये कहाँ से किया गया, तो लॉन्च किया गया आपका अंजाव जिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और ये किबुती में लॉन्च किया गया। सीमावर्ती गांव का क्या नाम है, तो किबुती है। ठीक है, तो अंजाव जिले अरुणाचल प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आगे देखिए कि अगला क्या आपका पॉइंट बोल रहा है कि इसमें कह रहा है क्या कि
उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को क्या किया, मंजूरी दे दिया है। और ये जो योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी ये स्टेट की योजना नहीं, ये सेंटर की योजना है। और वित्त वर्ष 22-23 से लेकर के आपका 25-26 के लिए प्रदान किया गया है। और इसमें जो राशि वित्तीय आवंटन किया गया है वो 4800 करोड़ आवंटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगला देखिए इसमें कौन कौन से राज्य को जोड़ा जाएगा। तो देखिए इसमें जोड़ा जाएगा आपका 4 राज्यों को जोड़ा जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया। तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आपका क्या हो गया कि उत्तरी सीमा में आ गए। और इसी तरह से आपका जो संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में आपका जो है वो 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो आपका यूटी हो गया, उसी तरह से 4 स्टेट को कवर कर लिया गया, हिमाचल प्रदेश है, उसी तरह से आपका क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसी तरह से आपका सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो यूटी एक है और आपका 4 राज्य हो गए। उसी तरह से अगला देखना है क्या इसमें बोल रहा है कि पहले चरण में प्राथमिकताओं के आधार पर 662 गाँवों को पहचान की गई है और आपका जिसमें से 455 गांव जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्योंकि देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश में चीन का जो है वो बहुत ही अपना हक जता रहा है। हमारे बहुत सारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसको चाइनीज़ नाम भी दे दिया गया है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मान लीजिए कि कल अगर युद्ध भी होता है तो कम से कम वहाँ तक हमारी सेना पहुँच तो पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी कनेक्टिविटी है तो जल्दी से हम चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह कार्यक्रम चीनी सीमावर्ती जो है वो के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद भी करेगा। वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनका लाइवलीहुड है। उसके अलावा क्या है, मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ फैसिलिटी नहीं होगी तो वहाँ के लोग जो है अदर स्टेट में चले जा रहे हैं और इससे क्या हो जा रहा है कि वहाँ पे आदमी ही नहीं बस पा रहे हैं। तो अगर वहाँ के नागरिक रहेंगे तो कम से कम सारी एरिया तो कवर रहेगा और एक तरह से हमारा सीमा का रक्षा भी हो पाएगा और गाँव के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये दोनों काम में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए एक तरह का आपका क्या बोल रहा है कि वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो इसमें भागीदारी जो होगी पंचायतों की भी होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत का भी होगा और ये से लेकर के जिला प्रशासन भी उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला देखिएगा आप कि ये तो वाइब्रेंट विलेज योजना हो गई। उसी तरह से आप जान रहे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वहाँ पे क्या हुआ है कि विधानसभा चुनाव कराया गया। तो ये तीनों राज्यों में कितने सीटें हैं विधानसभा की, तो आपकी 60-60 सीटें हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इन सब ये आपका जो कराया गया है, जो चुनाव कराया गया है भारत के संविधान के प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कहाँ पे, मेघालय हो गया, नागालैंड और त्रिपुरा में आपका स्वतंत्र आपका जितने भी जिस तरह का एक चुनाव होना चाहिए वो विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए और ये 3 राज्यों में संपन्न कराया गया। यानी कहने का मतलब कि 2 मार्च 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग परिणाम जारी किए हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए आपका कौन कौन सा है, तो 3 राज्य हो गया आपका, मेघालय हो गया, आपका मेघालय हो गया और आपका नागालैंड और त्रिपुरा हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए कि मेघालय में जो है वो कब समाप्ति हुई, तो आपका समाप्ति होता है 15 मार्च 2023 को और ये मेघालय का कितने नंबर का विधानसभा चुनाव था, तो 10वीं विधानसभा चुनाव थी। ठीक है, उसी तरह से देखिए आपका जो इसका पहला चरण का चुनाव हुआ तो 27 फरवरी 2023 को पहले चरण का चुनाव हुआ था। ठीक है, और और क्या होता है कि आपका 60 सीटें हैं विधानसभा चुनाव में और 59 सीटों पे ही मतदान किए गए और एक जो वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ का जो चुनाव है वो एरिया का नाम क्या है, सोई योंग में इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्यों स्थगित किया गया है, इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक प्रत्याशी थे मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी जिनको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के वो प्रत्याशी थे, HDR लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। यानी मतलब उनके जो प्रत्याशी थे तो वो मतलब उनका निधन हो गया था, तो जिसकी वजह से रोकना पड़ा। एक जो आपका एरिया जो है उसको 60 की जगह पे 59 ही कराया गया। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, यानी आपका 60 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित ST के लिए आरक्षित है, तो 55 सीटें हैं। और यहाँ पे SC के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। कहाँ पे, तो मेघालय में। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि 86.69% जो है 86.69% मतदान जो है दर्ज किया गया मेघालय विधानसभा में। ठीक है, और देखिए इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 18 में जो चुनाव किया गया था तो आपका 0.04% इस बार 2023 में आपका बढ़ोतरी देखी गई है। उसी तरह से अगला देखिए क्या बन हुआ है कि चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय के कोनराड की संगमा के नेतृत्व वाली NPP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मेघालय में उभरी। ठीक है, सामने उभर के आई है। और ये जो CM के द्वारा शपथ लिया गया, तो दूसरे कार्यकाल के लिए कौन बनाया गया, कोनराड के संगमा को बनाया गया है। और 7 मार्च 2023 को ये CM बनते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगला जो है वो वहाँ पे जो मेघालय है वहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेते हैं। क्या नाम है उनका, तो प्रिस्टोन तसोंग नाम है। ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं तो आप इसके अनुसार देख लेंगे। और इसको जो है सिन आउ भलंग धड़ जो है वो 2nd उप मुख्यमंत्री बनते हैं आपके मेघालय के। और देखिए इसमें से क्या बोल रहा है कि 9 मार्च 2023 को NPP के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मेघालय की जो पार्टी है वो किस किस को कितने सीटें मिली हैं, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को 26 सीटें मिली हैं जो, और कितना प्रतिशत में कितना मिला है, तो 31.49% मिला है। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को कितने सीटें मिली है, तो 11% सीटें मिली है। और प्रतिशत में 11 सीटें मिली हैं और प्रतिशत में 16.21% मिला है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उसकी 5 सीटें मिली हैं कांग्रेस को और प्रतिशत में 13.14 मिला है। और आपका ऑल इंडिया तृणमूल जो है वो 5 सीटें जीती और 13.78 जो है वो आपका प्रतिशत में रहता है। देखिए बीजेपी कितनी जीतती है, तो आपकी मेघालय में 2 सीटें जीतती हैं और 9.33 जो है वो प्रतिशत में अंक मिलते हैं। ठीक है, प्रतिशत मिलते हैं। तो इस तरह से आपके मेघालय का जितने भी जिस पार्टी को जो आपका विजित सीटें मिला या फिर जो प्रतिशत मिला तो यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से आप अगला देख लेते हैं नागालैंड में। तो आपके जो है वो नागालैंड कितने नंबर का विधानसभा चुनाव किया गया, तो आपका 13वें नंबर का विधानसभा चुनाव किया गया। और ये समाप्ति की तिथि क्या रही, तो 12 मार्च 2023 को रही। ठीक है, 2023 में समाप्त हुआ। उसी तरह से एक ही चरण में यहाँ पे चुनाव होता है 27 फरवरी 2023 को। तो आपका जो सीट है ST का जो है 60 सीट जो है वो आरक्षित है कहाँ, नागालैंड में। अगला देखिए क्या है कि हालांकि नागालैंड में 59 निर्वाचित क्षेत्र हेतु चुनाव संपन्न कराए गए और जबकि ओकुलुटू निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोजेतो किनिमी निर्विरोध विजय घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ निर्विरोध एक जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध विजय हो गए। और तो आपका जो 59 निर्वाचन क्षेत्र था तो वहाँ पे ही आपका नागालैंड में चुनाव कराया गया है। तो आप याद रखिएगा मेघालय में भी 59 है और आपका यहाँ पे भी नागालैंड में भी 59 सीटों पे कराया गया है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे पॉइंट एक कवर किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका, बीजेपी रहा और आपका नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा नागालैंड में। देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, तो आपका 12 सीटें मिलती है और NDDP को कितनी सीटें मिलती है, तो 25 सीटें मिलती है। ठीक है, तो वहाँ की प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी है ये 25 जो सीटें मिली हैं NDDP को। ठीक है, वहाँ की लोकल पार्टी है।
तो उसी तरह से अगला क्या दे रहा है कि देखिए अभी तक क्या होता था कि आपका 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, तो 2 जो हैं वो महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं नागालैंड से, ठीक है। तो देखिए एक जो है वो कहाँ से विजय हुई हैं, वो दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र है जो NDPP से वो निर्वाचित हुए। उनका नाम क्या है, हिकानी जकालू है, ठीक है, जखालू, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि पश्चिम आगामी जो एरिया है उनसे अन्य प्रत्याशी जो है वो NDPP की ही पार्टी से है, वो भी क्या है, सल होतु ओनुओ ओक्रूश जो है वो दूसरी वुमेन बनती हैं नागालैंड से जो विधायक निर्वाचित होती है, ठीक है। और जो नेफी-रियो हैं वो नागालैंड में 5वें आपका जो है वो CM बनते हैं और शपथ लेते हैं, 5वें नंबर के हैं। उसी तरह से आपका टिया जेलियांग और थान थियोंग पैटर्न जो हैं वहाँ यहाँ पे भी 2 जो हैं वो उप CM बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके तो एक तो नेफी-रियो हो गए और उप CM कितने होगा, तो टिया जेलियांग और थान थियोंग आपके पैटर्न जो है वो दूसरे हो। अगला देखिए यहाँ क्या बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो अगला आपका कह रहा है क्या कि आपका जो सेरी गेन लोंग कुमेरे को 14वें आपका नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो वहाँ के विधानसभा जो अध्यक्ष है वो उनका क्या नाम है, सेरी गेन लोंग कुमेर नाम है, जो 14 लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष यहाँ बनते हैं, ठीक है। देखिए आप देख लीजिए कि किसको कितनी सीटें मिलती है, तो सबसे ज़्यादा तो 25 सीटें किसको मिलती है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को प्रतिशत में आपका 32.22, बीजेपी जो रहती है वो 12 सीटें जीतती है और 18.81, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 सीटें जीतती है और 9.51% उसका मत रहता है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो 5 सीटें जीतती है और 5.78 जो है वो उसका मत प्रतिशत रहता है। उसी तरह से आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 2 है और आपको प्रतिशत में कितना 8.65 है। उसी तरह से नागा पीपुल्स पार्टी 2 और 7.09 है, ठीक है। अगला देख लीजिए त्रिपुरा जो है वो, त्रिपुरा का जो है वो आपका कितने नंबर का विधानसभा चुनाव किया गया, तो 12वीं है, ठीक है। और जो अंतिम समाप्ति की तिथि कितने तारीख को थी, तो 12 मार्च 2023 को समाप्त की गई, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपका जो पहले चरण में यहाँ पे भी चुनाव कराया गया आपका 16 फरवरी को, ठीक है। उसी तरह से आपका विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र सीटें जो है त्रिपुरा की वो कितनी हैं, 60 ही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे कितनी है, SC जो है कितने अनुसूचित जातियाँ जो है वो 10 है और आपका 20 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है, यानी यहाँ पे SC और ST दोनों ही हैं, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए त्रिपुरा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी जो है आपका इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है वो कितनी टोटल सीटें जीती है दोनों, तो ये 33 सीटें दोनों के द्वारा जीती जाती है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो यहाँ के भी जो यहाँ के CM कौन बनाए जाते हैं, तो पहले कार्यकाल के लिए भी मनिक साह जी थे और दूसरे कार्यकाल के लिए भी मनिक साह आपके त्रिपुरा के CM बनाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए। उसी तरह से विधायक जो भाजपा के विधायक जो विश्व बंधु से त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए विधानसभा को। देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो मत प्रतिशत आपसे पूछ सकता है कि बीजेपी को कितने मिले, तो बीजेपी को कितने मिलती है, तो 32 और मत प्रतिशत 38.97। टिपरालैंड को 13 सीटें तो मिलती है, लेकिन प्रतिशत में कोई भी मेंशन नहीं है। और आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है वो 11 सीटें जीती है और प्रतिशत में 24.62 जीतती है। और आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है तो 3 सीटें जीतती है और प्रतिशत में 8.56 जीतती है। और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की 30 सीटें जीतती हैं, तो 1 सीटें जीती है और 1.26% उनका मत प्रतिशत रहता है। और यही जो है पार्टी आपका मिल करके यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यह इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ही और आपका बीजेपी दोनों मिल करके आपका वहाँ पे 33 देखिए यहाँ पे 32 सीटें हुई और यहाँ पे आपका 1 जो सीटें हुई वो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को मिलता है। तो इस तरह से 33 सीटें पे वो जीत हासिल करती है आपके त्रिपुरा में। देखिए एक रिपोर्ट आती है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो टॉप जो रिपोर्ट है, आवधिक रिपोर्ट बात की जा रही है, तो नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट है ये। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये पहली है, ठीक है। और न्याय प्रणाली के जो है 4 स्तंभों को आपको जोड़ा गया है इसमें। तो क्या है, पुलिस है, जेल प्रणाली है, न्यायपालिका है, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2022 में आती है, तो इसका ये जो है वो 3रा संस्करण है, ठीक है। तो ये जो है वो 3rd नंबर का है। और इसमें क्या है, इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, आपका जो है वो सोशल जस्टिस हो गया, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया, ठीक है। यानी इन सब संस्थानों में मिलकर इसको तैयार किया है, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका जो पॉइंट बोल रहा है, तो ये क्या है, प्रथम संस्करण जो है ये 3rd रिपोर्ट है। जैसे आप देख लिया, प्रथम संस्करण कब आया था, तो 2019 में आया था, ठीक है। उसी तरह से आपको भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की क्षमता में के अनुसार रैंक दिया गया और 2 श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया। एक जो है वो बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य में मर्ज किया गया है, और आपका एक है छोटे राज्य के रूप में। तो अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ है, आपका श्रेष्ठ हो गया, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किए गए, ठीक है। 102 संकेतक है। उसी तरह से है कि आपका इंडिया जस्टिस 2022 में बात किया जा रहा है कि बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, ठीक है। तो आपका जो है वो कर्नाटक को टॉप मिला है, और दूसरा किसको मिला है, तो आपका जो यहाँ पे कर्नाटक टॉप की बात की जा रही है, 6.38 रैंक उसको मिली है, ठीक है, अंक मिली है। और सबसे नीचे जो 18वें रैंक पे है आपका यूपी है, ठीक है। तो यूपी PCS के बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। तो इसमें बात किया जा रहा है कि आपका बड़े राज्यों में तो कर्नाटक हो गया, उसी तरह से आपका बड़े राज्यों में सबसे नीचे पायदान पे आपका यूपी है, 18वें रैंक पे है, और 3.78 अंक मिले हैं आपको यूपी को। अगला देखिए, क्या बात किया जा रहा है कि आपको छोटे राज्यों में जो है सबसे श्रेष्ठ राज्य जो है वो सिक्किम है, और आपका जो है गोवा जो है छोटे राज्यों में आपको 7वें स्थान पे सबसे नीचे है, ठीक है, 7वां स्थान उसको दिया गया। न्याय के 4 स्तंभों में के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की क्या रैंकिंग तय की गई है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बात किया जा रहा है क्या कि आपका जो टॉप 3 जो स्टेट है, आप देख लीजिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की जा रही है, तो कर्नाटका हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, और आपका तेलंगाना जो है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई है उसमें 1st, 2nd, 3rd है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको आपको जो कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हो गया टॉप 3। उसी तरह से अंतिम में आप देखेंगे, तो अंतिम में क्या है कि आपको बिहार को कितना रैंक मिला है, तो 16, तो बिहार हो गया आपको। उसके बाद 17 आपका पश्चिम बंगाल है, और आपका 18 जो है वो आपका यूपी है। तो आप याद रखिएगा कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है वो लास्ट में, अंतिम 3 की बातें की जा रही है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या बातें किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश को रैंकिंग जो मिली है, तो आपको पुलिस के लिए कितने उसको मिली है, तो 15 मिली है, ठीक है। 15 आपको पुलिस के लिए, और न्याय के लिए भी 15 ही मिली है। जेल प्रशासन के लिए 17 मिला है, और आपका कानूनी सहायता के लिए 18 मिला है, ठीक है। तो जेल प्रशासन 17। और देखिए, स्कोर की बात की जाए तो पुलिस के लिए जो यूपी को मिला है 4.37% मिला, ठीक है। और जेल प्रणाली के लिए क्या मिला है, तो आपका 3.55 मिला है। और अंक स्कोर की बात की जा रही है, और न्यायपालिका के लिए उसको 4.05 मिला है, और कानूनी सहायता के लिए 3.24 जो है वो आपको दिया गया है रैंक यूपी को, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो आपकी हो गई, और इसमें बात किया जा रहा है MB आपका गंगा विलास की बात की जा रही है कि MB गंगा विलास जो आप जान रहे हैं कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज ब्रिज बनाया गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो है वो नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की बात की जा रही है कि 12 अप्रैल 2016 को लागू किया गया है। तो उसी तरह से क्या है कि देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्ग, यानी आपको 111 जल मार्ग है,
5 वर्तमान में और 6 नए जलमार्ग घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो 106 जो है वो जो नेशनल वाटरवे 106 और जोड़ा गया है, तो टोटल मिला करके 111 हो गया। ठीक है, उसी तरह से देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई कितनी है, तो आपके 24 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो टोटल कितनी है नेशनल जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका 20,275 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला यहाँ बात किया जा रहा है क्या कि कुल जलमार्ग से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावना विद्यमान है। ठीक है, यानी जल यातायात में वृद्धि की बात की जा रही है और आपकी जो जितने भी देश के आंतरिक पर्यटन की जो गंभीर संभावनाएं हैं वो व्यक्त करने की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा है संभावना। और ये जो है वो MV गंगा विलास जो है इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। ठीक है, जो टूरिज्म को सपोर्ट करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए कि आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपका जो है वो मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो है इसको कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है MV गंगा विलास को, तो ये वाराणसी से झंडी दिखाई गई है। ठीक है, उसी तरह से ये कहाँ पहुँचेगी, तो आपका ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। यानी ये पहुँचे कब, तो 28 फरवरी असम में। ठीक है, कि वहाँ का ज़िला है डिब्रूगढ़, वहाँ पे के बोगीबिल में जाकर के पूर्ण हुआ। और ये देखिए कि टोटल जो किलोमीटर कितना जो MV गंगा विलास कवर किया, तो आपका 3200 किलोमीटर उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस को। ठीक है, और ये जो है वो उसमें जो आपका जो यात्री थे, यात्रा करने वाले जो थे, बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों को भी कवर किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है बांग्लादेश के भी कुछ एरिया को कवर कर लिया गया है इसमें। और इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो है वो हल्दिया से प्रयागराज के बीच में जो नेशनल हाईवे है NH1 जो बोलते हैं, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग की बातें की जा रही है यहाँ पे। तो हल्दिया से आपका वाटरवेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हल्दिया से लेकर के प्रयागराज के बीच में आपका कौन सा हाईवे जलमार्ग है, तो आपका है हल्दिया से लेकर के प्रयागराज, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट बोलते हैं। उसी तरह से नेशनल वाटरवे सेकंड जो है वो धुबरी से लेकर सदिया तक है, और ये जो है वो से होकर गुजरी है। तो ये दोनों जो जलमार्ग को कवर किया गया है MV गंगा विलास के द्वारा। आपका देखिए क्या है कि आपका जो है इस पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है। ठीक है, तो आपका जो है गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से निर्मित कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। तो इस तरह से ये क्या है कि आपका जो है वो बना हुआ है। अगला देखिए, अगला क्या है कि साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी। ठीक है, यानी जो कोलकाता से लेकर के धुबरी तक जब गुजर रही थी, तो आपका क्या वो इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल से भी होकर के गुजरी। और याद रखिएगा कि NH2 जो है आपका, सॉरी मैं बार बार NH2 ही प्रोनाउंस कर रही, तो नेशनल वाटरवेज यहाँ होगा, तो आपका ब्रह्मपुत्र प्रणाली है। और आपका जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली का भाग है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितनी नदी प्रणालियों को कवर किया गया है, तो 27 किया गया है। उसी तरह से देखिए विश्व धरोहर स्थलों को इसमें शामिल किया गया, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, बंगाल में आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम के गुवाहाटी और से सहित 50 स्थलों पर भ्रमण शामिल था। ठीक है, और इसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश की जो कल्चर है, आपका जो आर्ट्स है, जो कला, संस्कृति, इतिहास को और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर दिया गया है इसमें। ठीक है, उसी तरह से देखिए MV गंगा विलास जो है वो आपका जो है क्या किया गया है कि सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाला 18 स्वीट शामिल है। ठीक है, इसमें कितने स्वीट है, तो आपका 18 स्वीट शामिल किया गया है।
आपका जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो पहली यात्रा की गई थी स्विट्जरलैंड के 32 यात्री थे इसमें, ठीक है। उसी तरह से आपका बात किया जा रहा है कि सेवा निजी संचालक कंपनी कौन सा है, तो मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित किया गया है। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि एमवी गंगा बिलास जो है लंबाई कितनी है, तो 62.5 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, तो आपका 12.8 मीटर जो है वो चौड़ा है। 62.5 मीटर लंबा और आपका चौड़ा कितना है, 12.8 मीटर लंबा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बात जो किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यह प्रोत जो है प्रदूषण नियंत्रण तत्व और शोर नियंत्रण प्रणाली जो प्रौद्योगिकी का यूज़ करेगा। यानी देखिए यहाँ क्या है कि पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म इसमें लगे हुए हैं और इसमें जो नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया गया है गंगा विलास में, एमवी गंगा विलास जो क्रूज़ है, ठीक है। देखिए इसमें एक और चीज़ किया गया कि एमवी गंगा विलास जो का उद्घाटन किया गया, तो वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि यूपी के किस शहर में जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया, तो आपका वाराणसी में किया गया। और इसमें क्या है कि टेंट सिटी जो बनाया गया सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ठीक है। तो वाराणसी जो डेवलपमेंट है उनके द्वारा ये किया गया और ये जो है अक्टूबर से जून तक ये क्या है कि प्रतिवर्ष ये संचालित होगी। आपका किसके बीच कौन से मंथ में, तो अक्टूबर से लेकर जून तक। और ये देखिए अगला क्या है कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया। तो आपका टेंट तो किया गया टेंट सिटी का, उसके अलावा जो है हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल को कार्गो हैंडलिंग क्षमता जो है वो 3 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यानी प्रति वर्ष जो है वो कितना कवर करेगा वजन, तो ये आपका 3 मिलियन टन कवर करेगा, ठीक है। देखिए अगला देखिए आपने सभी सुना होगा कि जो केरल उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्षेत्रीय भाषा में जो है वो निर्णय लेने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मेन पॉइंट को कवर किया गया। यहाँ बात किया जा रहा है कि आपका जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो उसमें क्या बात की जा रही है, लैंग्वेज की बात की जाती है, भाषा की बात की जाती है। तो जितने भी हमारे क्षेत्रीय भाषा है तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो आप देखिए इसमें से जितने भी भाषा है तो इसको यूज़ किया गया है। देखिए असमी है, असमी आपका हो गया बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, अब आपका जो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू और मलयालम को यूज़ किया जाता है। आपका बात जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ के जी के द्वारा बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया था, ठीक है। तो हाल ही में ये बात की गई थी उनके द्वारा। और AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जिसको NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया था कि आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो आप याद रखिएगा कि केरला जो क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपका वहाँ पे हाई कोर्ट में पहला उच्च न्यायालय निर्णय दिया गया है, ठीक है। तो यूज़ कीजिएगा केरला के बारे में। देखिए यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि केरला का जो लैंग्वेज है क्षेत्रीय लैंग्वेज क्या है, तो मलयालम में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्षेत्रीय भाषा 2 निर्णय प्रकाशित किए गए हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी 2 निर्णय, तो बाद में बहुत सारे निर्णय को यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे जो मणि कुमार जी है और साजी P चाली की खंडपीठ दोनों ने निर्णय लिया गया और ये मलयालम लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो आपका यहाँ पे एक निर्णय जो था वाहन क्रैश निर्णय से संबंधित निर्णय जो संचालित किया गया था, व्हीकल्स परचेज लोन के लिए जो मामला था उसके बारे में पब्लिश किया गया और चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय लिया गया। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP जो है वो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है इसमें बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका इसमें बात किया जा रहा है कि जो
ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो ये जो है वो मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसी तरह से पहली बार जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने AI यूज़ करके और आपका NLP का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि इसको बहुत जल्दी कवर कराने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और जिससे कि और भी अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया आया है, ठीक है। तो देखिए जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो आया है निर्वाचन आयोग के नियुक्ति पे, तो देखिए इसके संदर्भ में क्या बात किया जा रहा है। तो आपका जो है 324 जो है अनुच्छेद 324 का भाग 2 जो है कार्य क्षेत्र के अधीन आता है, यानी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अंतर्गत और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो आप जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमारे भारतीय जो चुनाव प्रणाली है उसके अंतर्गत। और इसमें जो है कार्य क्षेत्र किस आर्टिकल में आता है, तो 324 की सब क्लॉज 2 में आता है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है, ठीक है। तो संविधान में ऐसा कोई भी प्रक्रिया वर्णित नहीं है कि किस तरह से चुनाव किया जाए, ठीक है, चयन किया जाए इनका। तो ये आपका जो है वो ये कवर कर लेगा। अब तक की मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अभी तक मंत्री परिषद ने जो भी सलाह दिया तो उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति जी जो है वो निर्वाचन करते हैं आपका निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो इसमें कितने सदस्य की संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय सुनाया, तो यहाँ 5 सदस्य थे। तो आपसे पूछ सकता है यूपीपीसीएस में कितने सदस्य थे, तो 5 सदस्य ये थे, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और आपका अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंध में अहम फैसला सुनाया गया है। आपका न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। एक समिति बनेगी और उसी के अनुसार ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो चुने जाएंगे जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो चुनेंगे उसमें कितने मेंबर होंगे, 3 सदस्य होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। तो देखिए 3 जो सदस्य होंगे उच्च स्तरीय समिति के, तो इसमें कौन कौन से होंगे, तो आपका प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो आप लोकसभा के विपक्ष के नेता को रख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को, और जो CJI हैं तो वो भी शामिल होंगे मुख्य जो चुनाव आयुक्त जब चुने जाएंगे। तो अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर, अगर विपक्ष का नेता कोई नहीं है उस समय, तो अधिक जनप्रतिनिधि वाला विपक्षी नेता पर का नेता इस समिति में सदस्य होंगे और ये कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन जो है कोई विधि नहीं बना लेती तब तक क्या है कि उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। और आपका इसमें बोला जा रहा है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ की सदस्यता न्यायाधीश KM जोसेफ ने की, ठीक है। और ये जो है सदस्यता किसकी सदस्यता में था, तो ये जो थे वो KM जोसेफ की सदस्यता में की गई थी। तो ये हो गया। अन्य जो आपके न्यायाधीश थे वो क्या नाम है उनका, तो अजय रस्तोगी जी हैं। आपके न्यायमूर्ति जो हैं वो अनिरुद्ध बोस जी हैं। उसके अलावा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार जो है वो इसमें शामिल थे, ठीक है। अगला देखिए, ये तो आपका हो गया निर्वाचन आयुक्त और आपके जो भी अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की बात की जा रही है तो उसके संदर्भ में बात किया गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, तो इसमें बात किया जा रहा है असर की रिपोर्ट के बारे में। तो असर की रिपोर्ट जो आई है तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका एक असर जो है
वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट उसके द्वारा पब्लिश की गई है। तो गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया गया। आसर की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपके प्रथम जो गैर सरकारी शिक्षण संगठन उसके द्वारा जारी किया गया। और ये जो जारी किया जाता है आसर की रिपोर्ट 2005 से ही इसको जारी किया जा रहा है। ठीक है, सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से ही सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसमें बात की जा रही है कि इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि भारतीय राज्य के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने या बुनियादी गणित करने में सक्षम है। यानी कहने का मतलब कि बेसिक जो ज़रूरत होती है एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं, वो रीडिंग कर पा रहे हैं या मैथमेटिक्स से बन पा रहे हैं या नहीं, वो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात की जा रही है तो ये वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आई है ग्रामीण वाली ये आई है आपका 18 जनवरी 2023 को की गई है और 2022 की जारी की गई है। और इसमें सर्वेक्षण जो किया गया 2022 का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। और इसमें बताया गया है कि जो 5 से जो 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। और ये आपको 5 से 16 बच्चे जो वर्ष के जो बच्चे हैं 5 से 16 साल से बच्चे जो हैं उस बच्चों के पढ़ने और आपके गणित से समझने की बुनियादी क्षमताओं का विकास किया गया। उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि असर की जो रिपोर्ट आई है 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। तो कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आपका 616 जिले और 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। उसी तरह से आपका जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्ष से 95% से ऊपर रही है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कितना है? तो 15 वर्ष से लेकर के 95 वर्ष से ऊपर की बात की जा रही है आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसी तरह से अगला क्या बात किया जा रहा है कि आपका जो है वो 2018 में बात किया गया है कि 97.2% थी और आपका जो है 2022 में कितनी हो गई? 98.4% हो गई है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आकलन गिर करके कितना हो गया है? तो आपका 2% हो गया। पहले कितना था? 4.1% था। ठीक है, और ये जो आयु वर्ग है 11 से 14 साल की बात की जा रही है। तो अभी कितने हो गया गिर करके? तो आपका 2% ही अनामांकित है। ठीक है, अगला देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका जो है वो 4% जो है वो यूपी में है। तो ये ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। आपका जो है 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 7.9% लड़कियों का अनामांकित थी, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। ठीक है, तो आपका जो 15 में 2015-16 के बीच में 7.9% थी और 18 में कितनी हो गई है? तो 13.5% हो गई है। अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा तो आपका 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों की अनुपात कितने हैं? 10% से अधिक है। तो देख लीजिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा 10% से ज़्यादा है। तो ये जो है आपका जो नामांकित गर्ल नहीं है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश है, आपका उसके अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। आपका ये टॉप 3 जो है 10% से ज़्यादा जो है वो एडमिशन ही नहीं कर रहा है गर्ल का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला देखिएगा कि आपका हुबली जंक्शन की बात की जा रही है कि हुबली जंक्शन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये कहाँ बना है? तो आपका श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS आपका जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसको कब से नाम इसका बदल दिया गया? 2015 से इसका नाम क्या बदल दिया गया? तो हुबली जंक्शन का नाम हुबली जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका नाम चेंज कर दिया गया था और इसको फिर कब चेंज किया? तो 2020 में नाम जो है वो बदल करके SSS हुबली जंक्शन कर दिया गया है। तो 15 के बाद फिर 20 में बदला गया। और ये क्या है कि
रेलवे के स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। कर्नाटक किधर है, तो इधर है, तो दक्षिण पश्चिम साउथ में है और आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। और हुबली जो है वो क्या है, कर्नाटक में स्थित एक जो है वो, हुबली को धारवाड़ भी बोलते हैं, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए कि हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। और यहाँ पे जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका 8 जो प्लेटफॉर्म है उसको सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म माना गया, तो वहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है सबसे बड़ा माना गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर लंबा है। ठीक है, और उद्घाटन हमारे मोदी जी के द्वारा किया गया। उसी तरह से पहले कौन सा था जो रेलवे स्टेशन लंबा था, तो आपका 1366.33 मीटर जो था वो पहले गोरखपुर का था, जो यूपी का गोरखपुर वो लंबा था। लेकिन अब कौन लंबा हो गया है, आपका कर्नाटक का हुबली हो गया है। तो देख लीजिए, आपका 1507 हो गया कर्नाटक का हुबली, और आपका सेकेंड अब हो गया है गोरखपुर जंक्शन यूपी का, और केरला का वो आपका थर्ड हो गया है। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल का है, और शिकागो जो है वो आपका अमेरिका का है। अगला देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है कि विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ठीक है, तो पहला आकांक्षी जिला कौन बना है, तो विदिशा बन गया है। और ये क्या हुआ है इसके साथ कि आपका 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है वो इसमें यूज़ किया गया। तो 8 जिले कौन से, बहराइच हो गया, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर हो गया, सोनभद्र जो है वो मिलाकर के टोटल 112 जिले को यूपी का शामिल किया गया है। 112 जिले में से 8 जिला यूपी का है। ठीक है, तो आकांक्षी जिले कौन से हैं, तो बहराइच से लेकर के आपका सोनभद्र हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आकांक्षी जिला जो है वो यूपी का टोटल 8 है। ठीक है, उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि 5G जो उपयोग का मामला जो है वो जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ठीक है, आइए अगला। इसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है, और ये क्या है, स्टार्टअप्स द्वारा C.DOT के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी उपयोग मामले हैं। ठीक है, तो ये जो विदिशा जिला जो है स्टार्टअप्स द्वारा C.DOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी उपयोग मामले हैं। ठीक है, उसी तरह से 5G 4G समर्थी स्मार्ट हेल्थ कियोस्क जो है सुपर स्क्यूटिकल्स जिसको बोलते हैं, वो 5G और 4G समर्थी स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है। ठीक है, उसी तरह से अगला जो है मूलभूत जीवन सुरक्षा संवर्धन के साथ जो 5G और 4G समर्थी ऑटो एम्बुलेंस है वो एम्बू पॉड है। ठीक है, एम्बू पॉड क्या है, ऑटो एम्बुलेंस है जो आपका 5G और 4G समर्थित है। उसी तरह से लॉजी AI बोला गया है, तो इसमें क्या है कि आपका रोग की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन लाया गया है लॉजी आई नाम से। ठीक है, मोतियाबिंद के रोगों के लिए जल्दी से ये काम करेगा। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि एजियोफी जो है फेफड़ा और मस्तिष्क स्कैन के लिए AR/VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसी तरह से अगला देखेंगे टेक एक्सआर जो है नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR/VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट बनाया गया। ठीक है, यानी जो नया इनोवेशन एजुकेशन के क्षेत्र में लाया जाएगा, तो AR/VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो टेक एक्सआर नाम इसको दिया गया है। देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि कोल्लम का जो केरल का कोल्लम है तो पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपका जो है वो क्या गया है, तो 70 वर्ष के अधिक समय हो चुके हैं संविधान के लागू हुए। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है कि अधिकतर नागरिक इसके मूल्य एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है, यानी जो भी संविधान में दिया हुआ जितनी भी चीज़ें हैं उसे समझ ही नहीं है लोगों को, तो इसको लोगों के सामने रखने के लिए बात किया जा रहा है।
तो इसमें क्या है कि संविधान के संदेश के प्रचार के लिए के उद्देश्य सिविल सोसाइटी संगठन और सरकारी एजेंसियां हो गई आदि ने सरल, सहज और लोकप्रिय कलाकारों आधारित पहलों को लॉन्च किया गया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। और अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगला है कि कोल्लम केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो ये जो है केरल का जो कोल्लम है उसको पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। और इसके संदर्भ में क्या ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ के जो सीएम है पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। और ये आपका जो संविधान साक्षरता अभियान चला तो ये द सिटीजन 2022 नाम का एक आपका अभियान चलाया गया था, तो जिसकी वजह से कोल्लम को ये उपलब्धि मिली। ठीक है, तो द सिटीजन 2022 जो है इसके अंतर्गत दिया गया। और ये कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय स्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। कोल्लम जिला पंचायत और ये जो अभियान है सिटीजन 2022 तो आपका कोल्लम जिला के जो पंचायत है, जिला योजना हो गया और केरल का जो स्थानीय प्रशासन है उसका सारा का लोगों का मतलब सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से स्टार्ट किया गया। और ये क्या हो गया कि मुख्य उद्देश्य जिलों को संवैधानिक रूप से साक्षर करना है। ठीक है, अगला यहाँ बात किया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो, और आगे इसमें बात किया जा रहा है कि इस अभियान के तहत जो है वो जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को आपका जो है संविधान के मूल सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया गया है। और आपका जो है इसमें जो किया गया है वो 7 लाख से अधिक परिवारों को 10 वर्ष से जो आपके अधिक आयु के लोग जो हैं उनको साक्षर किया गया और 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो है इसमें सीनेटर जो अभियान में कितने भाग लिए गए हैं, तो आपका 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। ठीक है, तो सीनेटर किसको कहा गया है, तो जितने भी जो ट्रेनर थे उनको सीनेटर रूप में जाना जाता है। ठीक है,